नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह द हिंदू ने इकोनॉमी बेस्ड लिखा है। आज के एडिटोरियल में यह बताया गया है कि किस तरह से इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का मतलब दोस्तों महंगाई होता है, कि किस तरह से इन्फ्लेशन जो है हमारे इकोनॉमी को इम्पेयर करता है, यानी कि किस तरह से जो है सो बाधित करता है ना। खास करके पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने के संदर्भ में, यानी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से कौन कौन से जो आइटम्स हैं कि जिनमें इन्फ्लेशन देखा गया है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसको ओवरऑल जो है सो द हिंदू एनालिसिस करता है ना। और इसमें यह भी बताया गया है कि आरबीआई का क्या पॉलिसी रहता है, आरबीआई का क्या रोल रहता है, खास करके जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में किस तरह से वह जो है सो अपना रोल या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी बताया गया है कि गवर्नर जो है सो, आरबीआई के गवर्नर जो है सो, उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या पॉलिसी है कि किस तरह से इसको ईज किया जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जाए। फिर इस पर सरकार का क्या कहना है कि किस तरह से जो है इन्फ्लेशन है, कैसे इसको कम करें, नहीं करें। इन तमाम बातों के, तमाम इशूज के इर्द गिर्द आज का एडिटोरियल घूमता है। तो आइए दोस्तों, इसके पीछे छुपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और इसके गहराई को जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि आज का जो यह है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसको एकदम विथ फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म्स दिए गए हैं, है ना, जिसे हम लोग बारी बारी से देखते चले जाएंगे और उसे समझते भी चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हेडिंग है इसका द इनविजिबल टैक्स। इनविजिबल का मतलब अदृश्य, जिसे देख नहीं सकते। इन का मतलब नहीं है, विजुअल मतलब दृश्य, जिसे नहीं देख सकते। ऐसा टैक्स जो इनविजिबल है, ऑन होप्स ऑफ यानी होप्स ऑफ यानी आशा, क्या चीज का, स्मूथ रिबाउंड ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्मूथ रिबाउंड, स्मूथ का मतलब आपको पता ही है, यानी कि चिकना, यानी स्मूथ का मतलब यहां कह सकते हैं कि आराम से, रिलैक्स यानी आरामदायक। रिबाउंड का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, है ना, सुधार, है ना, कि द इनविजिबल टैक्स ऑन होप्स स्मूथ रिबाउंड ऑफ इकोनॉमी, कि इस होप के साथ कि हम जो है सो इकोनॉमी को क्या करें, इम्प्रूव करें, या रिबाउंड का मतलब होता है फिर से उसी स्थिति में, यानी अच्छी स्थिति में लाना। स्मूथ रिबाउंड करें इकोनॉमी का, यानी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाएं। अब क्यों इकोनॉमी हमारा गड़बड़ हो गया है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे। दिया गया है कि इमरजेंट एक्शन, जो इमरजेंट एक्शन है, यानी कि जो नोन एक्शन है, जो यानी कि समझ कर या फिर विथ फुल कंसिडरेशन के साथ जो एक्शन लिया गया है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं नोन या ज्ञात। कराए कि इमरजेंट एक्शन इज नीडेड, कि एक जबरदस्त एक्शन की आवश्यकता है। इसके बाद नीडेड का प्रयोग किया है दोस्तों, ये पैसिव में बनाया। ऐसे इज के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है ना, हम लोग करते हैं। जैसे कि V3 का प्रयोग यदि पैसिव में करते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप एडजेक्टिव कहलाता है। 2+V1, टू रीन करने के लिए, रीन मतलब नियंत्रण या कंट्रोल। इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी है, तो इमरजेंट एक्शन की जरूरी है, यानी कि वैसा एक्शन जो कि हम लोग अच्छे तरीके से सोच समझ कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक्शन की आवश्यकता है। एज पीपल, जैसा कि पीपल फेस, पीपल पुलर, इसलिए पुलर वर्ब का प्रयोग किया है कि पीपल फेस करते हैं इनकम लॉसेस, इनकम का लॉस है उनके पास। इनकम कैसे होगा, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और इकोनॉमी पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है, इसलिए इनकम लॉस देखा गया है, इनकम लॉसेस। और मेडिकल कॉस्ट भी देखा गया है, यानी फेस करते हैं इनकम लॉस और मेडिकल कॉस्ट। वर्ब के बाद फेस इनकम लॉस और मेडिकल कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट भी फेस करते हैं, क्योंकि मेडिकल का कॉस्ट काफी महंगा हो गया है इसी कारण से। यही इसका जिस्ट था दोस्तों। आइए द पेंडेमिक्स, पेंडेमिक का यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है, यानी अधिकार बता रहा है ना, कि पेंडेमिक का जो सेकेंड वेव है, दूसरा वेव, मे हैव सब्सिडाइडेड, मे प्लस हैव प्लस V3, यह स्ट्रक्चर है ना। मे हैव का मतलब हो सकता है यहाँ पर कि हो सकता था, यानी संभावना है कि इसको किया जा सकता था। मे हैव सब्सिडाइडेड, यानी सब्सिडाइड का मतलब कम करना, शांत करना,
but hopes of a smooth rebound in economy in tandem with easing restrictions remain muddled। बहुत ही बेहतरीन लाइन यहाँ से लिखा हुआ है दोस्तों। कह रहा है कि दी पेंडेमिक सेकेंड वेव में हैव सब्सिडाइडेड, लग रहा है कि सब्सिडाइडेड जो है सो हो रहा है या हुआ है, कहने का मतलब संभावना है कि सब्सिडाइडेड धीरे धीरे वो कम होगा, क्योंकि सेकेंड वेव का धीरे धीरे असर कम देखने को मिल रहा है। बट प्लस माइनस वाला सेंटेंस, होप्स ये नाउन है, आशा, होप्स ऑफ अ स्मूथ रिबाउंड, कि क्या होप है कि स्मूथ रिबाउंड हो, यानी स्मूथ तरीके से जो है सो इम्प्रूवमेंट हो, यानी हमारा रिबाउंड हो, फिर से जो है सो इकोनॉमी पटरी पर आ जाए। इन टेंडम विथ, बहुत अच्छा वर्ड है, इन टेंडम विथ का मतलब होता है किसी दो चीजों को साथ लेकर चलना, यानी कि कह सकते हैं कि टू वर्क टुगेदर, है ना, टू वर्क टुगेदर, यानी दो काम को साथ लेकर चलना, टू वर्क। यहाँ दो कहने का मतलब है, एक तरफ की आपको कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको भी कम करते हुए उसको भी ध्यान देना है, और दूसरा आपको इकोनॉमी को भी ध्यान देना है, क्योंकि यदि इकोनॉमी आपका सही नहीं रहेगा तो एक दूसरा मुसीबत जो है सो फिर सामने खड़ा हो जाएगा। वही इसमें कहा गया है कि इन टेंडम विथ ईजिंग रेस्ट्रिक्शन, ईजिंग का मतलब कम करना, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जो हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जो पाबंदियां लगाते हैं, रिमेन मडल्ड, रिमेन ये वर्ब है यहाँ पर, इसका सब्जेक्ट ये पुल्लल वर्ब है दोस्तों। पुल्लल वर्ब के लिए इसके लिए लगा है कि रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट इसका हो गया, यानी पुल्लल सब्जेक्ट। और मडल्ड का मतलब कंफ्यूज, यानी कि अभी भी कंफ्यूजिंग है कि दोनों काम हम किस तरह से एक साथ करेंगे, उस दोनों को ठीक से लेकर चलना, रेस्ट्रिक्शंस को ईज करना, एक प्रकार का अभी भी मडल्ड बना हुआ है, यानी कंफ्यूजन बना हुआ है ना। करेक्ट, विद द इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मे कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, कि इन्फ्लेशन का जो नंबर्स है, अब दोस्तों एक टर्म है यहाँ पर इन्फ्लेशन, आप लोगों को शायद पता होगा कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है। इन्फ्लेशन मीनिंग होता है महंगाई। महंगाई कहने का मतलब हो गया कि जब कि गुड्स एंड सर्विसेज या वस्तुओं और सेवाओं का जो है सो जो प्राइसेस है, जो मूल्य है, वह बढ़ जाता है, इस कारण से मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई की स्थिति आ जाती है, लोगों के पॉकेट में उतना अफोर्डेबल प्राइस नहीं होता है कि उसको खरीद सके, जिस कारण से क्या होता है कि मांग ही नहीं होता है, और एक प्रकार का एक अलग तरीके का कहने का मतलब है कि सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे का अभाव रहता है और वस्तुओं का और सेवाओं का दाम बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, है ना। इसको दो तरीके से मापा जाता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स पे और दूसरा जो है सो रिटेल प्राइस इंडेक्स पे मापा जाता है। तो इस तमाम चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। करेक्ट, विद द इन्फ्लेशन नंबर्स, कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है, नंबर कहने का मतलब महंगाई की जो दर है, फॉर मे यानी मई के लिए कंपाउंडिंग हो रहा है। कंपाउंडिंग मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि कई गुना वृद्धि हो जाना, यानी कि इसको कह सकते हैं वृद्धि होना, यानी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन। द सोरिंग पेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, कि राइजिंग प्राइसेस का जो सोरिंग पेस है, पेस मतलब गति, सोरिंग मतलब बढ़ता हुआ, सोरिंग मीन्स एक्सलरेटिंग, है ना, एक्सलरेटिंग मतलब वृद्धि, यानी तीव्र होना, यहाँ कह सकते हैं एक्सलरेटिंग होना। द सोरिंग पेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, प्राइस का जो तेजी से बढ़ना है। बोथ के साथ एंड भी लगाया है, बोथ और एंड है, बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया गया है ना, कि बोथ एंड, ये बोथ रिटेल एंड होलसेल, यानी कि रिटेल भी यानी खुदरा और होलसेल यानी थोक। इन द मंथ दैट, यानी उस मंथ में, जिस मंथ में जो है सो राइजिंग प्राइसेस देखा गया था, खास करके कि प्राइस में जो वृद्धि है सो देखा गया था। दैट सो वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शन, किस मंथ में, जिस मंथ में प्राइस को बढ़ते देखा गया था, वो किस मंथ हुआ था कि जिसमें कि वाइड स्प्रेड लॉकडाउन जैसा स्थिति जो है सो रेस्ट्रिक्शन जो है सो लगाया गया था। सौ दोस्तों यहाँ वर्ब है ना, इसका प्रयोग, इसका सब्जेक्ट जो है सो द सोरिंग पेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस है, वाइड स्प्रेड लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शंस जो है सो जो था। हैज कम, अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट है द सोरिंग पेस है, द सोरिंग पेस हैज कम, यानी ये सब्जेक्ट इसका वर्ब
ये है। हैज कम एज अ निगेटिव सरप्राइज, यानी एज ए निगेटिव सरप्राइज के रूप में आया। सरप्राइज मतलब चौंका देने वाला है, यानी कि चूंकि प्राइसेस जो है सो क्या है, इंसिडेंटली जो है सो इंक्रीजिंग मोड में है, यानी बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहा गया है कि एज ए निगेटिव सरप्राइज के रूप में है। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो बेस्ड ऑन है किस पे, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, है ना। अभी बताए थे कि इन्फ्लेशन को हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, रिटेल प्राइस पे, दोनों पे जो है सो निकालते हैं। तो इसका निकालने का एक अलग प्रोसीजर है। इज रेकॉन टू का मतलब होता है विचार करना या कंसीडर करना। कह रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रेकॉन टू हैव हिट। कह रहा है कि यह जो इन्फ्लेशन है, इंडेक्स है, इन्फ्लेशन जिस पर जो मापा गया है, उसके बारे में ऐसा माना गया है, यहाँ कंसिडर किया गया है कि टू हैव मतलब होना, टू हैव हिट, हिट मतलब प्रभावित करना। अ 25 ईयर रिकॉर्ड, यानी 25 साल का रिकॉर्ड जो है सो यह ब्रेक कर दिया है, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से यह प्रभावित किया है ना। 25 ईयर रिकॉर्ड ऑफ नियरली 13%, यानी कि इन्फ्लेशन जो है लगभग 13% पे दर पर जो है सो पहुंच गया है, जो कि काफी इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेंजरस जोन कह सकते हैं, है ना। ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि 25 साल का में नियरली 13% यानी 13% पे पहुंच गया है। वाइल, जबकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस है ना, पहुंच तो गया है। अब क्या कर रहा है कि वाइल रिटेल इन्फ्लेशन, यानी इधर यहां हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, अब यहां कह रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन टच सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब इसका कि रिटेल इन्फ्लेशन टच किया है। 6 मंथ हाई, यानी 6 महीने के उच्चतम स्तर पर, यानी 6 मंथ का जो सबसे हाईएस्ट इसका था 6.3%। कितना है रिटेल इन्फ्लेशन? 6.3%। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर इन्फ्लेशन कितना है? नियरली 13%। वाइल रन अवे फ्यूल प्राइसेस, रन अवे का मतलब होता है बहुत तेजी से वृद्धि होना, यानी इसको कहते हैं हम लोग अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। यानी कि फ्यूल का जो प्राइसेस है, जो हमारा ईंधन का जो प्राइसेस है, फ्यूल का जो प्राइसेस है, जो कि बहुत ही अनकंट्रोल था, यानी तेजी से वृद्धि हुआ है। दैट इंक्लूड हाई एक्साइज, इंक्लूड जो है यहाँ पर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट प्राइसेस है दोस्तों, है ना। दैट यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। दैट इंक्लूड जो है सो दैट के ठीक पहले प्राइसेस के लिए किया गया है प्रयोग इसका, है ना। तो फ्यूल प्राइसेस इंक्लूड प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, हाई एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कह रहा है कि जबकि फ्यूल प्राइसेस का जो है क्या हुआ है, रन अवे हुआ है, यानी उसका प्राइसेस बढ़ा है, जिसमें कि हाई एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस को भी शामिल किया गया है ना। मतलब कि हाई एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, इन सारे को इंक्लूड करते हुए, चूंकि क्या है उसमें जो है सो फ्यूल प्राइसेस आपका इंक्रीज जो है सो हुआ है। कह रहा है कि वर अ की फैक्टर, कि वह एक की फैक्टर, क्या की फैक्टर था? महत्वपूर्ण फैक्टर था क्या? तो ये फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, अनकंट्रोल होना, जिसमें कि हाई एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस को भी शामिल किया गया था। इन ड्राइविंग अप, ड्राइविंग अप मतलब बढ़ा देना, बोथ द इन्फ्लेशन इंडाइसेस, यानी कि दोनों, बोथ का मतलब दोनों, द इन्फ्लेशन इंडाइसेस, इन्फ्लेशन इंडेक्स का ही प्लूरल इंडाइसेस है, दोनों इन्फ्लेशन इंडेक्स को जो है सो बढ़ा दिया है, यानी ड्राइव अप कर दिया है, यानी कि वृद्धि कर दिया है। क्या वृद्धि कर दिया है? तो यह फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ा है ना। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब फ्यूल का प्राइसेस, पेट्रोल या डीजल का प्राइस बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ढुलाई खर्च है वो बढ़ जाएगा। और ढुलाई खर्च बढ़ने से क्या होगा, कोई भी गुड्स या सर्विस हम लोग जो मंगाएंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो ज्यादा लगेगा। इस कारण से क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जिस प्राइस, सपोज दैट जिस फूड आइटम का प्राइस यदि 100 रुपीज के जी था, तो वो 120 रुपीज के जी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे सारी हर एक चीजों का प्राइस बढ़ेगा, तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये फ्यूल प्राइसेस की रोल प्ले करता है। वही कह रहा है यहाँ पर कि की फैक्टर इन ड्राइविंग अप बोथ इन्फ्लेशन इंडाइसेस, इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस। दे वर नॉट द ओनली वंस एट वर्क, बड़ा ही बेहतरीन लाइन लिखा है कि ऐसा नहीं है। दे का प्रयोग जो है सो यहाँ पर किया गया है ड्यूटीज के लिए, है ना। एक्साइज ड्यूटीज, टैक्सेस,
फ्यूल प्राइसेस इसके लिए किया गया है कि यह जो फ्यूल प्राइसेस है दे वर नॉट दी ओनली वंस एट वर्क। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार यह वर्क हुआ है, काम हुआ है, यानी इससे पहले भी पेट्रोल का प्राइसेस जो है सो बढ़ा है, यानी फ्यूल का प्राइसेस बढ़ा है। रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड, कि फूड में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, खुदरा इन्फ्लेशन जो फूड है, यानी फूड आइटम जो भी हमारे हैं, हिट अ 6 मंथ हाई ऑफ 5%। कह रहा है कि वह 5 महीने के हाईएस्ट स्तर पर हिट किया है, यानी कितना है वो 5%। फ्रॉम बेयरली 2% इन अप्रैल, बेयरली का मतलब ओनली होता है, सिर्फ मात्र 2% अप्रैल में था, और इस महीने हमारा देखने को मिल रहा है 5% हो रहा है, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है, यानी ये भी प्रभावित हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन भी। होलसेल इन्फ्लेशन भी प्रभावित हुआ है, जो कि 13% था आपका, है ना। रिटेल इन्फ्लेशन जो है सो टच कर गया है 6.3% पे। उसके पीछे यह बताया जा रहा है कि फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना भी है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखने का प्रयास करें। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। With pulses and eggs as well as edible oils leading the surge, बहुत अच्छा लाइन कर रहा है कि with pulses and eggs, पल्स मतलब दालें, एग्स अंडे, और इसके साथ as well as यानी और एडिबल ऑयल्स यानी जो खाद्य तेल हैं, जो जिसे हम लोग खाते हैं, है ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये सब दीज आर दी एडिबल ऑयल्स। तो एडिबल ऑयल्स, एग्स और पल्सेस, इसका भी प्राइस बढ़ा, चूंकि ये सब क्या है, फूड आइटम है ना। आइए फूड आइटम को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन में, रिटेल में रखते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन के श्रेणी में रखते हैं, मतलब इसी से रिटेल इन्फ्लेशन होता है। लीडिंग दिस सर्ज, सर्ज मतलब जो तीव्रता से वृद्धि हुआ है, यानी जो सर्ज हुआ है, वृद्धि हुआ है, उसमें लीडिंग कर रहा है, ये कहने का मतलब मुख्य भूमिका में है। बड़ा ही अच्छा। इन्वर्टेड कोमा में डालने का मतलब है कि कोई लाइन महत्वपूर्ण है, और डबल इन्वर्टेड कोमा में डालने का मतलब है कि वह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कह रहा है कि फ्यूल एंड फ्लाइट, ईंधन और लाइट, यानी यहाँ कहने का मतलब हो जाएगा जैसे फ्यूल का प्राइसेस, गैस वगैरह जो ये सब चीजें, उसको उसके बारे में कह रहा है। यानी फ्यूल और गैसेस, इन्फ्लेशन हिट 11.6%, इसका इन्फ्लेशन 11.6% हिट किया है। दी हाइएस्ट इन ओवर 9 ईयर्स में हाइएस्ट था, पिछले 9 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर था। एंड नो रिस्पाइट, और रिस्पाइट का मतलब रिलैक्स या आराम, कि अभी नो रिस्पाइट है, कोई रिलैक्स नहीं है, कोई आराम नहीं है। इज का प्रयोग रिस्पाइट के लिए किया गया, नो रिस्पाइट इज इन साइट, मतलब साइट में, यानी देखा गया। ऑन दिस फ्रंट, यानी इस फ्रंट पे किसी तरह का रिस्पाइट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अभी राहत कुछ नहीं है। एज जैसा कि पंप प्राइसेस का मतलब कि मतलब फ्यूल प्राइसेस फॉर पेट्रोल के लिए जो प्राइसेस है वो क्या हो गया है, रेस्ट पास्ट 100 रुपीज अ लीटर। रेस्ट पास्ट का मतलब हो जाता है कि तीव्रता से वृद्धि हो जाना, इसको कहते हैं तीव्रता से वृद्धि होना, यानी कि पास एट स्पीड, यानी स्पीड से पास, जैसे ओवरटेक करके करते हैं ना, पास एट स्पीड, स्पीड से पास कर जाते हैं, तो वही यहाँ पर मीनिंग होगा पास एट स्पीड, यानी कि तीव्रता से वृद्धि हुआ है, और 100 रुपीज अ लीटर हो गया है। इवन मोर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के मोर पार्ट्स में भी, यानी लगभग हिस्सों में जो 100 को भी एक्सीड कर गया है पेट्रोल प्राइसेस दिस मंथ, इस महीने। डीजल हैज ऑल्सो क्रॉस द सेंचुरी मार्क। डीजल हैज के बाद V3 लगाया है कि डीजल भी जो है सो सेंचुरी मार्क को क्रॉस कर गया है। कहने का मतलब है कि डीजल का जो प्राइस जो है, डीजल का भी प्राइस जो है सो 100 के लगभग में है, यानी 100 को क्रॉस कर गया है, सेंचुरी मार्क्स। इन राजस्थान श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर एरिया में डीजल भी जो है सो क्या है, 100 क्रॉस कर गया है। वेयर, जहां फ्राइट कॉस्ट का मतलब होता है ढुलाई, माल ढुलाई का जो भाड़ा है, ढुलाई भाड़ा कहते हैं इसको, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एड अप ऑन टॉप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। बड़ा ही बढ़िया लाइन दोस्तों यहां से लिखा हुआ है कि यह जो है सो एड अप मतलब होता है जोड़ना,
या वृद्धि करना ऑन टॉप ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्सेस, यानी स्टेट और सेंट्रल टैक्स को बढ़ाने में भी इसका योगदान है। इसका योगदान है कहने का मतलब इसका प्राइड कॉस्ट का है ना, यानी जो ढुलाई भाड़ा है वो बढ़ाता है स्टेट और सेंट्रल का टैक्सेस को। इवन इफ, बड़ा ही बेहतरीन लाइन यहां से दे रहा है, इवन इफ, यदि या यद्यपि या हालांकि। यहां से बड़ा ही अच्छा दोस्तों टर्म एंड कंडीशन को यहां पर दिया गया है कि वन के साथ वर लगाया है। वन के साथ वर हम लगाते हैं, हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते। वन के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है कि इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो इफ के साथ यदि यहां हम लोग देखें आई के साथ वर लगाते हैं तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो आगे हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो उसी सेंटेंस में यहाँ पर वर का प्रयोग किया है, एज्यूमिंग थॉट के रूप में यहाँ पर किया गया है। बड़ा ही घुमावदार तरीके से लिखा है। क्या लिखता है, क्या है कि इफ वन वेयर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कहने का मतलब है कि यदि फूड एंड फ्यूल प्राइसेस पर डिस्काउंट भी होता या उसको आप छोड़ भी देते हैं, डिस्काउंट कर भी देते हैं, वही कह रहा है कि इवन इफ वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस 6% मार्क, यानी कि यदि फूड और फ्यूल प्राइसेस को हम लोग छोड़ भी दें तो हमारा जो है सो कोर इन्फ्लेशन जो है सो वो 6% मार्क्स को क्रॉस कर गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बेहतरीन टर्म है, वो है कोर इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो कोर इन्फ्लेशन कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट या प्राइसेस है, यदि उसमें बदलाव होता है तो उसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कब कहेंगे, जबकि उसमें जो है सो फूड और फ्यूल प्राइस को छोड़ देंगे, यानी फूड और फ्यूल प्राइस को छोड़कर जितने भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट या प्राइसेस में जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन समझना आसान है कि इस दोनों को छोड़कर जितना भी चेंजेस होता है गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट में, उसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, मुख्य इन्फ्लेशन। इसको छोड़कर कोर इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड द 6% मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 31 मंथ, 31 महीने में। एंड इज, यानी कोर इन्फ्लेशन के बारे में कहा गया कि यह जो कोर इन्फ्लेशन है, इसका सब्जेक्ट कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन इज एस्टिमेट किया गया है एट 6.6%। अब देखिए दोस्तों एक टर्म है एट, प्रीपोजिशन का है, तो एट उस जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि कोई फिक्स बताने के लिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से किसी एक पॉइंट को बताते हैं कि ठीक है भाई 6 पर, तो वहां एट लगाएंगे, एट 6.6, एट 6.7। पूरा इंडिया में कोई एक खास प्लेस को हम लोग डिनोट करेंगे तो वहां एट लगाएंगे। तो इसी तरह से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट, स्पेस, टाइम, किसी चीज को बताने के लिए एट का प्रयोग हम लोग करते हैं। आई होप कि ये आप पैराग्राफ समाप्त हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोस्तों इसे देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सारे लॉजिक्स अपने आप में जो है सो यह छिपाए हुए हैं। रिएक्टिंग टू द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट ऑफ 4.3%, थोड़ा सा मजेदार बात यहां पर यह कहना चाह रहा है कि रिएक्टिंग टू द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट, कि अप्रैल का जो रिटेल इन्फ्लेशन का जो प्रिंट था, यानी रिटेल इन्फ्लेशन जो अप्रैल में था, है ना, उसके रिएक्शन में, यानी उसके कंपैरिजन में, उसके तुलनात्मक अध्ययन में ऑफ 4.3%, इसमें कितना है 4.3%। अब पीछे हम लोगों ने क्या देखा कि उसका जो है सो 6.6% था, है ना, तो 4.3% इसका है। आफ्टर एवरेजिंग a steep 6.2% थ्रू 2020-21, बड़ा ही बेहतरीन शब्द यहाँ पर स्टीप का इस्तेमाल किया है। स्टीप का मतलब होता है तेजी से बढ़ना या घटना, दोनों को इंक्लूड करते हैं, या तो सर्ज करना या रिड्यूस करना, दोनों घटता बढ़ता है तो उसको हम लोग स्टीप कहते हैं, यानी कि घटना या बढ़ना, तीव्रता से या तो घटना या बढ़ना। कह रहा है कि एवरेजिंग स्टीप 6.2% थ्रू 2021, 2020 और 21 में जो है सो 6.2% स्टीप देखा गया, यानी कभी बढ़ता था कभी घटता था, यानी एवरेज इसका जो है रिटेल प्रिंट का जो है सो लिया है वो 6.2% एवरेज, यानी सबको मिलाकर। द आरबीआई गवर्नर हैड
रिमार्क्ड अर्लियर, यानी पहले, यानी अर्लियर जो है सो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने रिमार्क दिया था, कहा था इस महीने, दिस मंथ अर्लियर, इस महीने के अर्लियर यानी शुरुआत में कहा था कि इट ब्राउट सम रिलीफ। इट का प्रयोग आरबीआई के लिए किया गया है कि आरबीआई ब्रिंग से ब्राउट बनाया है ना, कि आरबीआई ब्राउट करेगा, लाएगा सम रिलीफ, कि कुछ रिलीफ लाएगा, यानी किससे रिलीफ लाएगा, इस तरह का जो इन्फ्लेशन हुआ है आरबीआई कुछ करेगा इस स्थिति में। एंड इल्बो रूम लाएगा। इल्बो रूम का मतलब होता है कि इनफ स्पेस, पर्याप्त जगह, स्थान घूमने टहलने के लिए, वर्क करने के लिए, यानी इनफ स्पेस लाएगा, यानी कुछ ऐसा राहत लाएगा जिससे कि इन्फ्लेशन अच्छे तरीके से जो है सो डील हो जाए। इनफ स्पेस, इल्बो रूम लाएगा, क्या चीज करने के लिए, तो फॉर स्टिकिंग करने के लिए, फॉर स्टिकिंग विथ ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी, यानी वैसा पॉलिसी जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यानी ग्रोथ को बढ़ाने वाला पॉलिसी को स्टिक करेगा। स्टिक मतलब होता है बढ़ाना, ऐसे स्टिक का मतलब पीटना भी होता है, तो यहाँ स्टिकिंग का मतलब होगा पुश करना, PUSH, पुश करना यानी बढ़ाना, यानी स्टिकिंग विथ ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी। ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी को स्टिक करने के लिए कुछ इल्बो रूम लाएगा, आरबीआई कुछ रिलीफ लाएगा, ऐसा आरबीआई के गवर्नर का कहना है। थोड़ा सा और दोस्तों समझा हुआ है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। कह रहा है कि इफ एनीथिंग, यदि ऐसा कुछ होता है कि किसी तरह का राहत, किसी तरह का रिलीफ, किसी तरह का कुछ मिलता है, मेज इन्फ्लेशन प्रिंट लीव नो सच रूम फॉर मैनोवर। मैनोवर बहुत ही अच्छा शब्द, मैनोवर का मतलब हो गया कि इसको कहते हैं हम लोग कुशलता से किसी काम को करना, यानी स्किलफुल्ली वर्क, या काफी जो है सो चतुराई से किसी काम को करना, वही कह रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो मई का इन्फ्लेशन प्रिंट है, यानी मई का जो इन्फ्लेशन का जो चेहरा है, इन्फ्लेशन की जो स्थिति है, लीव नो सच रूम, एक शब्द है, नो रूम, लीव नो रूम का मतलब होता है कि कोई जगह नहीं छोड़ना। कहने का मतलब हो गया कि नॉट एक्सेप्टेड, अस्वीकार होना, यानी उसे हम लोग नॉट एक्सेप्टेड भी कहते हैं। कई कहा है कि इसका मतलब है कि कोई नो सच रूम फॉर मैनोवर, यानी कि किसी तरीके से छेड़छाड़ के लिए कोई जगह जो है सो नहीं बचेगा किसी तरह का, नो रूम फॉर सच मैनोवर के लिए, यानी स्किलफुल्ली कोई काम कर, कोई कुछ जगह ही नहीं बचेगा। हालांकि ठीक है, कोई जगह तो नहीं बचेगा, हालांकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस, यद्यपि द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, बैंक का, कौन से बैंक का, आरबीआई का। आरबीआई कौन है, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, है ना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं, अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। कि द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो कमिटी है, मे नॉट स्विच अवे, स्विच अवे मतलब बचना, भागना या बंद करना, ये कह सकते हैं कि बचना। स्टे अवे भी कहते हैं, स्टे अवे है दूर रहना, मतलब दूर नहीं रह सकता है। नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डोविस पॉलिसी, इट्स का प्रयोग आरबीआई के लिए हुआ है। यह अपने जो डोबिस पॉलिसी है, इसका जो सपोर्टिव पॉलिसी है, यानी जो एक्टिव पॉलिसी है, डोबिस पॉलिसी का मतलब सपोर्टिव, चतुराईपूर्ण, स्किलफुल पॉलिसी या पीसफुल पॉलिसी। इसको ऐसा कह सकते हैं कि सुधार करने वाला पॉलिसी, सुधारात्मक पॉलिसी जो इसका है, नीति है डोबिस पॉलिसी, उससे यह बच नहीं सकता है। कौन नहीं बच सकता है, तो बैंक, कौन बैंक, आरबीआई। नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड, बड़ा ही बेहतरीन यहाँ पर लाइन कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आरबीआई अपने किसी कार्य से बच जाएगा और वह किसी तरह का छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि अक्सर मार्केट में क्या है कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करती है, कुछ रेट जैसे रिवर्स रेपो रेट को उसको क्या करती है, वो कट करती है, और ताकि मार्केट में जो है सो लिक्विडिटी बना रहे। मार्केट में यदि पैसा देना होता है तो होता है, या पैसा वहां से मार्केट से लेना होता है, तो उसके लिए क्या करती है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है, जिससे क्या होता है कि लिक्विडिटी मेंटेन रहता है मार्केट में, एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए, है ना। तो वहीं पर यहाँ पर कहा गया है कि किसी तरह का आप रेट कट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि रेट कट करेंगे और जो है सो मार्केट से पैसा पूरा सोख लेंगे, या मार्केट में क्या करेंगे, पैसा को हम लोग क्या करेंगे, पंप करेंगे, इस तरह का किसी तरह का बात नहीं होगा। नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ईज मतलब होता है कम करना, कैन बी एक्सपेक्टेड, यानी कि अब उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी अब उसको वह स्वीकार नहीं है कि आप किसी तरह का ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट करते हैं।
एट दीज प्राइस लेवल, इस प्राइस लेवल पर यानी कि यहाँ प्राइस लेवल का मतलब हो जाएगा वर्तमान स्थिति में। कौन सी स्थिति में? जबकि इन्फ्लेशन अपने उच्चतम स्तर पर है, रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस का जो इंडेक्स है वो भी उच्चतम स्तर पर है, पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में आप किसी तरह का इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं या कम करते हैं तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। मोस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट, ये पीवी है, प्लूरल वर्ब है, कि अधिकांश इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन, कि यह जो इन्फ्लेशन है, यह अभी जो महंगाई चल रहा है, रिमेन हायर, बना रहेगा, यानी इन्फ्लेशन अभी लगातार बना रहेगा। हायर के साथ देन का लगाया है, द एवरेज 5.1%, कंपैरेटिव डिग्री में बनाया है, तुलना किया है कि हमारा जो एवरेज 5.1% इन्फ्लेशन है उससे भी ज्यादा जो है सो इन्फ्लेशन लगता है, बना रहेगा। यह किसका कहना है? तो इकोनॉमिक्स ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि उम्मीद करते हैं। एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा ऐसा एस्टिमेट किया गया, अनुमान लगाया गया इस साल। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। एक बार फिर से पढ़ें दोस्तों, बहुत सारे टर्म हैं, इस पर देखने का प्रयास करें। इसमें मैंने दो ऐसा टर्म बताया, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इसे आप जो है सो एक बार ढंग से अच्छे से पढ़ लें कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, कब जो है सो आरबीआई उसको लगाती है ना। तो ये चूंकि कारण है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें बहुत सारे टर्म है, जैसे कोर इन्फ्लेशन मैंने बताया तो उसको मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन उसमें बहुत सारे डिटेल्ड है, चूंकि यहाँ पर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप लोग उसको देख लेंगे। सेंट्रल बैंक फॉर दिस ईयर, द गवर्नमेंट वांट्स द आरबीआई, अब यहां से कह रहा है कि यदि, कंडीशनल सेंटेंस है, प्लस और माइनस वाली बात है ना, कि ठीक है इस तरह का कंडीशन तो है, यदि सरकार ऐसा करती है, तो यहां क्या कह रहा है कि इफ द गवर्नमेंट वांट्स, कि यदि सरकार वांट करती है, चाहती है, ये सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, द आरबीआई टू परसिस्ट विथ इट्स एकोमोडेटिव अप्रोच, यदि सरकार चाहती है कि आरबीआई टू परसिस्ट करे, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू, यानी लगातार बने रहना, लगातार बने रहना, कंटिन्यू रहना, विथ मतलब साथ, इट्स का प्रयोग जो है सो आरबीआई के लिए किया गया, इट्स एकोमोडेटिव अप्रोच, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है, इसका मतलब होता है एकोमोडेट मतलब एडजस्ट करना, यानी एडजस्ट करने वाला अप्रोच है ना, जो जरूरी है उसको बोलते हम लोग, इसको नीडेड अप्रोच भी कहते हैं, कि अपना जो यह जरूरी अप्रोच है, जो एडजस्ट करने वाला जो अप्रोच है, टू फैसिलिटेट, करने के लिए, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना या इसको पॉसिबल बनाना, सुविधा देना भी होता है, कि यदि सरकार चाहती है कि आरबीआई जो है सो अपने इस तरह के जो पॉलिसी है, अप्रोच है, उसको उसमें लगातार बने रहे, फैसिलिटेट करने के लिए, खास करके क्या, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए बना रहे, यदि ऐसा सरकार चाहती है तो इट मस्ट टेक सम एक्शंस, इसको, किसको, तो सरकार को, मस्ट टेक, मस्ट के बाद भी वन मॉडल है, मॉडल के बाद भी वन, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर किसी ऑब्लिगेशंस को श्योरली फुलफिल करना, मतलब निश्चित करना चाहिए, है ना, जैसे विद्यार्थी को 8 घंटा मेहनत अवश्य करनी चाहिए, स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड एटलीस्ट 8 आवर्स, तो वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट टेक सम एक्शन, सम के बाद प्लूरल का प्रयोग किया गया, एक्शन नाउन है, कि कुछ एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को। क्यों लेगा एक्शन सरकार? इसलिए लेगा क्योंकि उसको यदि ग्रोथ को बढ़ाना है, यदि चाहती है कि आरबीआई जो है सो उसको मदद करे और आरबीआई इसमें आगे बढ़ते रहे, तो कुछ सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा। ऑफ इट्स ओन, खुद का, सरकार का, इट्स ओन का मतलब खुद का, टू कर्व प्राइसेस राइज, कर्व मतलब कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, प्राइस राइज को, प्राइस वृद्धि, कौन किसका प्राइस वृद्धि, पेट्रोल प्राइस खास करके, है ना, ताकि जो है आपका वस्तुओं और सेवाओं का दाम ऑटोमेटिकली घटे। इंक्लूडिंग, इसमें शामिल करते हैं मीनिंगफुल कट्स इन फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल टैक्सेस, कि आपका जो फ्यूल का पर जो टैक्स लगा है उसमें थोड़ा सा आप एक मीनिंगफुल, तर्कसंगत जो है सो यथार्थवादी एक प्रकार का आप कट करें, यानी उसमें कुछ कम करें टैक्सेस में, ताकि जो है सो उसका प्राइस कम है। दैट द आरबीआई गवर्नर हैज बिन एडवोकेटिंग, ये बनाया है क्या कहने के लिए, कि द आरबीआई गवर्नर हैज बिन एडवोकेटिंग कर रही है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट्स, ये एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। कहा है कि आरबीआई गवर्नर हैज बीन एडवोकेटिंग सिंस फरवरी, यानी फरवरी से, यानी इसमें सिंस या फॉर भी लगाते हैं ना, सिंस या फॉर,
कि फरवरी से जिसके बारे में आरबीआई गवर्नर एडवोकेट कर रही है, वकालत कर रही है, कह रही है जोर डाल करके इस तरह का कीजिए, है ना। सो फार अभी तक या यहां तक जो भी हुआ है, स्टिल येट इट हैज ओनली ऑफस्केटेड, इसका मतलब होता है कंफ्यूज करना, है कंफ्यूज करना, यानी क्या कह सकते हैं कि अनक्लियर करना, कि इट हैज ओनली ऑफस्केटेड द इशू विथ आर्गुमेंट्स, कि इसने जो सरकार ने जो है सो इसका प्रयोग सरकार के लिए किया है कि सरकार ने जो है सो अभी तक सारे इशू को, जो इशू है, द इशू है जो प्राइस राइज का, इसको उलझा कर रखा है, क्लियर नहीं किया है ना। वही कह रहा है कि इट हैज ओनली, सिर्फ उलझाया है द इशू विथ आर्गुमेंट, तर्क के साथ, यानी मतलब तर्क संगत नहीं, यहाँ कह सकते हैं कि एक जो है ना जो बकवास के साथ जो है सो एक आर्गुमेंट के साथ इसको उलझा कर रखा है। रेंजिंग फ्रॉम द स्टेट, कहाँ से रेंज फ्रॉम करते हुए, किन किन बातों को शामिल करते हुए, तो रेंजिंग फ्रॉम द स्टेट शुड कट टैक्सेस फर्स्ट, यह कहते हुए इन्वर्टेड कोमा में लगाया है कि राज्यों को पहले टैक्स कट करना चाहिए तब हम करेंगे। ये इस तरह की आर्गुमेंट में उलझा कर जो है सरकार रखे हुए। 2 लेट्स ब्रिंग पेट्रोलियम प्राइस अंडर जीएसटी, और क्या बात कह रहा है, पहला तो कह रहा है कि राज्यों को टैक्स कट करना चाहिए, कि राज्य सरकार करेगी टैक्स तो हम भी कट करेंगे। दूसरा है कि लेट्स ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाते हैं। तो इस तरह की जो तमाम बातें, जो आर्गुमेंट्स है, इसको नहीं करना है आपको ठीक से एक्शन लेना है, तभी आपका जो है सो चीज पटरी पर आएगा। वही कह रहा है जीएसटी में लाते हैं। और क्या है कि द लेटेस्ट क्लेम बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर, कि हालिया जो क्लेम पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, हु एडमिटेड दैट द प्राइसेस आर प्रॉब्लमेटिक। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने क्या कहा, क्या एडमिट किया कि जो प्राइसेस है वो प्रॉब्लमेटिक है, यानी कहने का मतलब है क्या कि वह एक प्रकार का समस्या देने वाला है, यानी कि मजबूरी यहां कह सकते हैं, है मजबूरी है, यानी कि मतलब कि वो सिचुएशन ऐसा है कि ऑटोमेटिकली उसको सरकार को करना पड़ रहा है। उन्होंने एडमिट किया है कि प्राइसेस आर प्रॉब्लमेटिक, लेकिन प्लस माइनस वाली बात, बट द गवर्नमेंट इज सेविंग मनी। अब कह रहा है कि ठीक है ये समस्या तो प्रॉब्लमेटिक है, ऑटोमेटिकली है कि समय के हिसाब से, जो सिचुएशन के हिसाब से आया है। सरकार, गवर्नमेंट इज सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम, कि वेलफेयर स्कीम पर खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए सरकार पैसे को बचा रही है। कैसे पैसे बचा रही है, तो इन्फ्लेशन के माध्यम से टैक्स ज्यादा लगाकर। तो ये कोई, दिस इज नॉट अ वे, ये कोई वे नहीं। वही सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम्स एंड बाइंग वैक्सीन, और वैक्सीन को बाय करने के लिए सरकार इस तरह का काम कर रही है ना, ये कहना है। अब यहां से कह रहा है, द हिंदू सजेशन दे रहा है कि फॉर अ पॉपुलेशन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम, बहुत ही अच्छा वर्ड, रीलिंग फ्रॉम का मतलब होता है ग्रस्त होना, सफरिंग फ्रॉम कि पॉपुलेशन यानी हमारा जो जनसंख्या है, हम लोग जो है ऑलरेडी मतलब पहले से रीलिंग फ्रॉम यानी ग्रस्त हैं, सफरिंग फ्रॉम है जॉब एंड इनकम लॉसेस से, कि जॉब भी लॉस हो रहा है, इनकम भी लॉस हो रहा है, जॉब की समस्या तो देखने को मिल ही रही है। और क्या, हायर मेडिकल कॉस्ट से भी परेशान है, क्योंकि अभी मेडिकल कॉस्ट काफी हायर हो गया है, एक समान गरीब आदमी के लिए जो है सो बियर करना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या क्या कंडीशन है, उसे किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है। सिंस द पेंडेमिक ऑनसेट, कि सिंस मतलब जब से, पेंडेमिक मतलब पेंडेमिक ऑनसेट मतलब स्टार्ट, कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से इस तरह की समस्याएं जो है सो हमारा पॉपुलेशन, हमारे देश की जनसंख्या जो है सो ग्रसित है। दी परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन इज अनटेनेबल, बहुत ही अच्छा शब्द, कि परसिस्टेंटली यानी लगातार, ये एडवर्ब है दोस्तों। हाई इन्फ्लेशन यानी जो ज्यादा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इज का प्रयोग इसके लिए, हाई इन्फ्लेशन के लिए किया गया है। अनटेनेबल है, लग रहा है नियंत्रण से बाहर है, यानी कि नॉट कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रण से बाहर है, लगता है टेनेबल नहीं होगा, यानी नियंत्रण नहीं हो पाएगा। और लास्ट लाइन यह कहकर छोड़ता है द हिंदू कि नो वेलफेयर स्कीम कैन ऑफसेट इट्स डिसप्रपोर्शनेटली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पुअर, यानी कि ऑफसेट मतलब पूरा करना या क्षतिपूर्ति करना, कि कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है सो यह क्षतिपूर्ति नहीं करता है कि उसका एडवर्स इम्पैक्ट गरीबी पर पड़े। यानी कहने का मतलब है कि एक के बदले दूसरा
जो है सो पूरा करता है कि ठीक है वेलफेयर स्कीम, यानी कहने का मतलब है कि एक घाव को भरने के लिए दूसरा घाव देना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेलफेयर स्कीम के नाम पर जो है सो उसका एडवर्स इम्पैक्ट गरीबों पर डाल देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही इसका कह रहा है कि स्कीम के साथ साथ जो है सो वस्तुओं और सेवाओं का दाम आप नहीं बढ़ाएं, उस पर कंट्रोल रखें। यही जो है सो द हिंदू का लास्ट जो है सो कहने का मतलब एडवाइस है। आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं। जब तक आपको कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स नहीं आएगा तो इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे 1 से 2 बार देखें, है ना, उसमें कुछ टर्म है उसे भी आप जानने का प्रयास करें। तो चलिए ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, अवश्य कमेंट करें दोस्तों, क्या कमी है उसे भी बताएं, उसे भी मेरा प्रयास रहेगा कि दूर किया जाए। धन्यवाद।